तो अगर 34% महिलाएं अगर सिविल सर्विसेज में आई हैं तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारी फैमिली बेसिकली, मेरे फादर पानीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और जैसे कि हाँ आपने ठीक बोला कि बिजनेस फैमिली बेसिकली, मेरे फादर साहब 10 सिबलिंग्स हैं। पॉलिटिकल प्रेशर होता है? पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस बोल सकते हैं, मतलब ये अपने ऊपर है कि हम उसको प्रेशर माने या नहीं माने। सोशल मीडिया पर आए दिन मैं देखता हूँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, देखिए एक बात तो ज़रूर मैं बोलना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो ज़रूरी नहीं 100% सच हो। वेलकम टू एन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का इंटरव्यू आईएएस सोनल गोयल मैम का है, तो आप सब लोग प्लीज वीडियो को पूरा देखें। अभी हाल ही के दिनों में मैम ने एक किताब लॉन्च की है, नेशन कॉलिंग, जिसमें बताया गया है कि कैसे कैसे स्टूडेंट जो है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ के बारे में, साथ में इसमें प्लान बी के बारे में भी बात किया गया। तो आप सब लोग इंटरव्यू पूरा देखें। खास करके यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप लोगों को देखना है कि आईएएस कैसे कैसे काम करते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर क्या होता है, सब कुछ के बारे में मैंने बात किया इस इंटरव्यू में आप लोगों के लिए। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक जरूर बने रहे। धन्यवाद। देश में आज जो महिलाएं हैं वो महिलाएं सिर्फ सिविल सर्विसेज ही नहीं, जितनी भी फील्ड हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, हेल्थ केयर हो, सब में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन आज भी जो महिलाओं की जो स्थिति है वो इक्वालिटी की नहीं है, वो पैरिटी की नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो सिविल सर्विसेज में भी। पीएम सर से 2 बार मिलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ जी। 2 बार अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ ऑफिस में भी। आई थिंक ये वाली जो फोटोग्राफ है ये तो फरीदाबाद में मैं मिली थी नवंबर 2016 में जी। और इधर एक छोटे फ्रेम में जो फोटोग्राफ है ये त्रिपुरा में जब मैं डीएम थी जी। तो 1 दिसंबर 2014 में पीएम सर वहाँ पे आए थे। तो ओटीपीसी पावर प्रोजेक्ट, पलटना प्रोजेक्ट है, वो नेशन को डेडिकेट किया गया था 1 दिसंबर 2014 को। उसमें पीएम सर आए थे और मैंने एज डीएम एंड कलेक्टर वो सारा अरेंजमेंट वगैरह ऑर्गेनाइज किया था। तो उस नाते पीएम सर से मिलने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। और सेकंड अपॉर्चुनिटी था वही जब मैं फरीदाबाद में पोस्टेड थी एज कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद। तो तब बेसिकली सर एक रेलवेज का एक प्रोग्राम था, उसमें आए थे एज चीफ गेस्ट। तो एक्सपीरियंस डेफिनेटली पीएम विजिट को ऑर्गेनाइज करने का भी बहुत यूनिक होता है, बिकॉज यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद सो मेनी एजेंसीज, एसपीजी, स्टेट गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल, पीएम ऑफिस का अपना प्रोटोकॉल होता है, प्लस जिस विभाग का प्रोग्राम है उनकी अपनी चीज़ें रहती हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने रियलाइज़ करी कि पीएम सर इतना बिजी रहते हुए भी उनका इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ माइंड है। क्योंकि जब वो फर्स्ट बार मेरे को मिले थे तब उन्होंने मेरे से क्योंकि टाइम था हमारे पास हेलीपैड में, क्योंकि सीएम सर पीछे आ रहे थे कारकेड में, तो एक ऐसा क्षण आया था जब पीएम सर का डिपार्चर था त्रिपुरा में जब मैं थी। तो एक डिपार्चर था पीएम सर का, वो अपने चॉपर में बैठने वाले थे। तो उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा, कौन सा बैच है ये पूछा, ये भी पूछा कि गुजरात में मेरे कौन बैचमेट्स हैं, तो मैंने उनका नाम बताया। और एंड में सर फिर ये बोल के गए कि बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था, है ना, अप्रिसिएट करके गए। और फिर जब मैं दोबारा फरीदाबाद में जब मेरी मुलाकात हुई लगभग 2 साल के बाद में, तो तब सर को शायद कहीं ना कहीं जहन में याद आया कि शायद मेरे से पहले कहीं, मतलब मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उनसे पहले मुलाकात हुई है। तो सर ने मेरे से पूछा कि शायद आपसे पहले कहीं मेरी मुलाकात हुई, इंटरेक्शन हुई है। तो आई वॉज सो मच हम्बल्ड कि डिस्पाइट बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। वेलकम टू एन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोगों के लिए मैंने कई सारे यूपीएससी टॉपर का इंटरव्यू किया। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है, कहा जाए तो आईएएस सोनल गोयल मैम। मैम 2008 बैच की आईएएस ऑफिसर है। तो मैम से सब कुछ के बारे में जानने वाले। मैम ने अभी हाल ही में एक किताब भी लिखी, उस पर भी चर्चा करने वाले। सब कुछ पे यदि आप लोग नया है चैनल पे बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले मैम आपको नए अल्टीमेट टीम की तरफ से सो मच नमस्कार, बुक के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मैम मेरा आपसे पहला क्वेश्चन, वैसे कई सारे क्वेश्चन है कि आपने अभी एक किताब लिखी है, तो मतलब क्या है इस किताब में? मेरी फर्स्ट बुक रिलीज हुई है 20 सितंबर 2023 को। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू सर के कर कमलों द्वारा ये बुक को रिलीज़ किया गया है। और बुक का टॉपिक है नेशन कॉलिंग,
होलिस्टिक अप्रोच टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स। जी। तो जैसा कि टाइटल से समझ आता है कि नेशन कॉलिंग, तो हमारा देश, हमारा भारत हमें बुला रहा है और यूथ किस तरीके से उसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकता है, यूथ फॉर नेशन, यूथ फॉर कंट्री, उसके बारे में भी ये किताब है। लेकिन मोटा मोटी ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो कि सिविल सर्विसेज यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी स्टूडेंट्स कैसे करें, उसको तैयारी करने से पहले जो हमारे मन में बहुत सारी दुविधाएं होती हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं एक एस्पिरेंट के लिए जो कि ये समझना चाहता है कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और सिलेक्शन के बाद में लाइफ कैसी रहती है, सिलेक्शन के बाद में ऑफिसर के पास में क्या चैलेंजेस हैं, एक ओवरऑल एक व्यू मिले कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्या है, उसकी तैयारी करनी है तो उससे पहले क्या क्या मायने उसके पता होने चाहिए, और जब तैयारी करने की ठान ली, जब मन में आ जाता है कि हाँ हमें तैयारी करनी ही है, तो स्टेज वाइज प्रिपरेशन कैसे करें, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, और साथ ही साथ में हमारा स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हर स्टेज के हिसाब से स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और साथ ही साथ में मैंने उसमें ये भी कोशिश की है कि हम अगर क्लियर नहीं कर पाते हैं तो इसके अलावा क्या करें, तो मतलब प्लान बी क्या है, तो क्या प्लान बी ज़रूरी है, नहीं है, और प्लान बी एक एस्पिरेंट कैसे अडॉप्ट कर सकता है, उसके बारे में भी मैंने इस किताब में लिखा है। तो मेरा इस किताब को लिखने के पीछे मकसद यही था कि लगभग पिछले 3 सालों से मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए और अपने जो लेक्चर्स हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, उसमें मेरा बहुत ही रेगुलर इंटरेक्शन रहता है सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के साथ में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो और भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं उनके साथ में। तो मुझे वही लगा कि मेरा जो ओरिएंटेशन है डेवलप हुआ, उसको मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँ और सबके साथ साझा करूँ, क्योंकि हो सकता है कि कई एस्पिरेंट्स जानना चाहते हों, मिलना चाहते हों, बट ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो अल्टीमेटली ये बुक एक काइंड ऑफ मेंटर के रूप में साबित हो, वो मेरा प्रयास रहा है। ओके मैम, इसमें मैंने एक टॉपिक देखा था, एक चैप्टर देखा था, वुमेन पे था कुछ में, उसके बारे में बताइए। कोई चैप्टर है रोल ऑफ वुमेन इन ब्यूरोक्रेसी। जी मैम। तो वुमेन इन ब्यूरोक्रेसी में बेसिकली जो हमारे देश में आज जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं सिर्फ सिविल सर्विसेज ही नहीं, जितनी भी फील्ड हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, हेल्थ केयर हो, सब में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन आज भी जो महिलाओं की जो स्थिति है वो इक्वालिटी की नहीं है, वो पैरिटी की नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो सिविल सर्विसेज में भी महिलाओं को फेस करने पड़ रहे हैं और उनको फेस करते हुए आगे बढ़ रही हैं। और विशेष रूप से अगर हम अपने देश में विमेन इन सिविल सर्विसेज की, विमेन इन ब्यूरोक्रेसी की बात करें, तो मैडम अन्ना रजा मल्होत्रा 1951 में मैडम अन्ना रजा मल्होत्रा फर्स्ट वुमेन आईसीएस ऑफिसर के रूप में सिलेक्ट हुई। और वो उनके सिलेक्शन के बाद में, अब जब उनका सिलेक्शन हुआ तो वो ओनली लेडी ऑफिसर थी अपने बैच में, और जब वो सिलेक्शन हुआ तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी थी, सर्विस कंडीशन में रिस्ट्रिक्शंस थी, जैसे कि अगर वो शादी करती तो उनको रिज़ाइन करना पड़ता जी। तो इस तरीके का कंडीशन था जो बाद में फिर हटा दिया गया। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इतने पिछले कई सालों में इतने पॉजिटिव एडवांसमेंट्स हुए हैं, और अब जो रिज़ल्ट आया था 2022 बैच का जो रिज़ल्ट आया, उसके अंदर हमने देखा कि 34% अप्रॉक्सीमेटली महिलाएं हैं सिविल सर्विसेज में जो यूपीएससी के माध्यम से सिलेक्ट हुई हैं। तो अगर 34% महिलाएं अगर सिविल सर्विसेज में आई हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि विमेन आर एक्सेलिंग नाउ इन एजुकेशन एंड दे आर कमिंग एट द लीडरशिप प्रोफाइल्स। लेकिन ज़रूरत इसी बात की है कि हम पैरिटी सोसाइटी में लेके आएँ। तो ये चैप्टर बेसिकली उसी को दर्शाता है कि उनके चैलेंजेस क्या हैं, किस तरीके से वो चैलेंजेस को फेस करते हुए अपनी जगह बना रही हैं, और किस तरीके से वो सोसाइटी और नेशन की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उसके बारे में ये चैप्टर। तो जैसा कि मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि यूट्यूब पे मैंने आपकी कई वीडियो देखा, मैंने उसमें देखा था कि आप मतलब एक बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करती हो, तो फिर मैम आपने यूपीएससी का रास्ता क्यों चुने? हमारी फैमिली बेसिकली, मेरे फादर पानीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और जैसे कि हाँ आपने ठीक बोला कि बिज़नेस फैमिली, बेसिकली मेरे फादर साहब 10 सिबलिंग्स हैं, 10 भाई बहन हैं, तो उसमें बाकी सब बिज़नेस में ही थे, और सिर्फ पापा को ये लगा कि वो सीए बने।
तो गांव में उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की धर्मगढ़ गांव में। उसके बाद वो पानीपत आए, वहाँ उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी और उसके बाद फिर उन्होंने जब सीए का क्वालिफ़िकेशन जब अर्जित किया तो फिर वो दिल्ली में इस्टेब्लिश हुए। तो बहुत स्ट्रगल करके अपनी प्रैक्टिस इस्टेब्लिश की पापा ने। और मेरा एक्चुअली जो सिविल सर्विसेज में आने का जो ओरिएंटेशन हुआ वो शुरू से नहीं था। मतलब कई बार कई एस्पिरेंट्स का स्कूल के टाइम से ही होता है कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है, बट मेरा उस तरीके से नहीं था ओरिएंटेशन। मुझे जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी और मैं 3rd ईयर में थी, उस टाइम में मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा कि एक मैगज़ीन में, कॉलेज के एक मैगज़ीन में। तो मैं उस टाइम में CS भी कर रही थी, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रही थी। 2 स्टेजेस के एग्ज़ाम में दे चुकी थी। तो जब फिर ये बात घर में फैमिली से डिस्कस की कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो इनिशियली बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं आई, क्योंकि ये क्वेश्चन एक आया कि अब ये शिफ्ट क्यों, मतलब प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि 3rd ईयर में मेरी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। तो प्लेसमेंट मेरी हो गई थी 2 अच्छी जगह में, बिग 4 में, और साथ ही साथ में कॉरपोरेट जो सेक्टर का जो प्रोफेशन है वो लगभग स्टार्ट होने की कगार पे था। तो ये शिफ्ट क्यों, और सिविल सर्विसेज का अगर हम एग्ज़ाम देखें तो बहुत ही टफ़ है। इसमें आज की डेटा की अगर हम बात करें तो 10 लाख प्लस एस्पिरेंट्स जो हैं वो इसमें फॉर्म भरते हैं, प्रीलिम्स में बैठते हैं, और सिलेक्शन होता है कुछ 100 कुछ हंड्रेड्स में बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो इट इज़ नॉट इवन 1% जो सिलेक्ट होते हैं एस्पिरेंट्स। तो यही, और फिर उसके अलावा ये क्वेश्चन आया कि सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन होता है नहीं होता है, श्योरिटी नहीं है, कितने साल पढ़ाई करेंगे और ज़रूरत क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही था कि ज़रूरत ही क्या है करने की। और फिर बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ लेडी, ये भी दिमाग में आई मेरे पेरेंट्स के, मेरे फादर के माइंड में कि सिलेक्शन होता भी है तो कौन सी सर्विस मिलेगी, सर्विस में कौन सी रैंक आएगी, क्या कार्डर मिलेगा, एंड पोस्टिंग कैसे होगी, कहाँ होगी, एंड देन हाउ विल आई सेटल माय फैमिली लाइफ। तो ये सब चीज़ें आई, बट फिर मेरे को वही लगा, कुछ महीनों का डिस्कशन डायलॉग रहा घर में, और फिर मैंने अपने पापा मम्मी को कहा कि मुझे करना है, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। तो फिर मेरे पापा ने, मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, और मैंने सिविल सर्विसेज की बेसिकली ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई 2003 में, और 2004 में मैंने अपना CS कंप्लीट किया। जून 2004 में मैंने एग्ज़ाम दिए। फिर मैंने उस साल में सिविल सर्विसेज की पढ़ाई शुरू करी। मैंने साथ में LLB में एडमिशन लिया, क्योंकि पापा ने एक चीज़ और सजेस्ट की कि एक प्लान भी अपना ज़रूर माइंड में रखो। मैंने देखा था यूट्यूब पर CLC में शायद, अगर LC1 लॉ फैकल्टी में, फैकल्टी ऑफ लॉ में LC1 जो कि आफ्टरनून क्लासेस होती थी, वो मैंने ज्वाइन किया था। एंट्रेंस दिया था, सिलेक्शन हो गया, तो वो क्लासेस भी करती थी। और मेरा CS का भी जॉब, मैंने पार्ट टाइम जॉब लिया था, जिसमें मुझे लगा कि कुछ एक्सपीरियंस मुझे मिलेगा, और साथ ही साथ में अपनी हायर एजुकेशन को भी मैं थोड़ा सा फाइनेंस कर पाऊँ। तो ये सोचते हुए ये किया। तो बेसिकली 2004 से 2007 तक ये तीनों चीज़ें पैरेलली चली। तो फोकस मेरा था सिविल सर्विसेज की तैयारी, और CS भी में पार्ट टाइम जॉब मेरा चल रहा था, लॉ की क्लासेस भी चल रही थी। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ रहा। फिर फर्स्ट अटैम्प्ट दिया मैंने, फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं आया। तो वो मेरी लाइफ का फर्स्ट फेलियर था, और इतना बड़ा फेलियर था क्योंकि मैंने सबसे एक तरीके से लड़ झगड़ के और एक अपनी कमिटमेंट खुद को दी थी कि भाई मेरे को ये एग्ज़ाम देना है और मुझे अच्छा करना है, मुझे परफॉर्म करना है, सिलेक्ट होना है। तो जब ये नहीं हुआ तो बहुत निराशा हुई, बहुत हताश हुए। लेकिन फिर मैंने अपने आप से यही सोचा कुछ दिनों का गैप के बाद में कि अब जो अटैम्प्ट मैं दूंगी वो मेरा बेस्ट अटैम्प्ट होना चाहिए, सो दैट आई डोंट हैव एनी ग्रज दैट आई डिड नॉट गिव माई 100%। तो बस फिर तैयारी दोबारा की, मैंने सेकेंड अटैम्प्ट दिया, और क्योंकि एक आइडिया भी हो गया था कि मार्क्स कम क्यों रह गए मेंस में, तो अपनी गलतियों से सीखा और अपनी गलतियों को इम्प्रोवाइज़ किया, और फिर मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया। तो मेरा सिलेक्शन हुआ, अपने बैच में मेरा रैंक 13th आया। उसके बाद मुझे मणिपुर त्रिपुरा कैडर अलॉट हुआ, त्रिपुरा ज्वाइन किया मैंने जून 2009 में। उससे पहले लवासना में, मसूरी में ट्रेनिंग के लिए गए, और फिर अब लगभग 15 साल हो गए हैं त्रिपुरा में मेरा काम रहा। मैंने हरियाणा में काम किया, और अभी मैं दिल्ली में हूँ एज रेजिडेंट कमिश्नर, मेरी पोस्टिंग है
गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा की रिप्रेजेंटेटिव के नाते। तो बहुत ही आई वुड से कि सिविल सर्विसेज मतलब 2003 से लेके अब तक लगभग 20 साल हो गए कि सिविल सर्विसेज में आने के बारे में सोचा, और फिर वो कैसे आए, और आने के बाद में जो चैलेंजेस हैं, काफ़ी आपका लाइफ के प्रति जो आपका ओरिएंटेशन है, आपका जो नज़रिया है, काफ़ी कुछ चेंज होता है आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं। ओके जी। कैडर कैसे मिलता है ये, मतलब रैंक के हिसाब से या फिर स्टेट के हिसाब से? कैडर सिस्टम एक्चुअली चेंज होता रहता है। तो मेरे टाइम में रोस्टर सिस्टम था। रोस्टर सिस्टम में बेसिकली ये होता है कि जैसे हम जब फॉर्म भरते हैं तो हमारी कैटेगरी हमें डालनी होती है, आप किस कैटेगरी से हो और आपका होम स्टेट क्या है, 2 चीज़ें मांगते थे उस टाइम में। तो फिर ये है कि जिस कैटेगरी में आप हो उसमें जब सर्विस की जो वैकेंसी लिस्ट होती है, जब कार्डर की वैकेंसी लिस्ट होती है, उसमें वो देखते हैं कि उस कैटेगरी में आपके होम कार्डर में वैकेंसी है या नहीं है। तो फॉर एग्जांपल जनरल, मेरा जो होम कार्डर था दिल्ली के नाते एगमोट कार्डर, दिल्ली इज पार्ट ऑफ एगमोट कार्डर, तो वो जनरल इनसाइडर फॉर एगमोट कार्डर काउंट होता है। तो उस टाइम में उसमें वैकेंसी नहीं थी, जनरल इनसाइडर मतलब मेरे नाम के आगे वो वैकेंसी नहीं आई। तो वो वैकेंसी नहीं थी, तो फिर आप एक टाइप ऑफ रैंडम सिस्टम में जाते हो जो कि अल्फ़ाबेटिकली मूव करता है। तो हमारे टाइम में वो इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली वो स्टार्ट हुआ था यू से। तो हमारे उसमें जो रैंक 1 थे अदप्पा कार्तिक, उन्होंने अपने होम कार्डर को नो करा था कि उसमें पूछते हैं डू यू वांट टू बी अलॉटेड टू योर होम कार्डर, येस और नो। तो उन्होंने क्योंकि नो किया था तो रैंडम सिस्टम वहाँ से अलॉट शुरू हुआ था, तो उनको उत्तराखंड मिला। फिर वो UVW मतलब ऐसे करते करते अल्फ़ाबेटिकली मूव करता है। तो मेरे नाम के आगे MT आया, मणिपुर त्रिपुरा। तो दैट इज़ हाउ आई गॉट त्रिपुरा कार्डर। और अब जो है वो सिस्टम चेंज हुआ है बीच में। तो कुछ ये भी हुआ था कि सारी स्टेट्स को आपको रैंक करना है, सारी स्टेट्स को, जितनी भी स्टेट्स और यूटीज़ हैं, जितने भी कार्डर्स हैं, उनको रैंक करना है, और आपकी जितनी रैंक है उसके हिसाब से वहाँ पे अगर वैकेंसी है तो आपको फर्स्ट नहीं मिलती तो सेकंड थर्ड प्रेफरेंस मिल जाती है। और अब रिसेंटली मेरे ख्याल से पिछले 3-4 सालों से सिस्टम दोबारा चेंज किया गया। अब जो है स्टेट्स को ग्रुप्स में बांट दिया गया है। तो ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D, आई थिंक 4 या 5 ग्रुप्स हैं, और उसमें हर ग्रुप में 4-5 स्टेट्स मतलब कार्डर्स हैं। तो उसमें क्या है कि अगर आप एक ग्रुप, वो बेसिकली आपसे ग्रुप की प्रेफरेंस पूछते हैं, तो आपका ग्रुप A में अगर आपका फर्स्ट चॉइस नहीं मिल पा रहा है, वहाँ वैकेंसी नहीं है, तो आपकी रैंक के हिसाब से सेकंड, थर्ड या फोर्थ आपको अलॉट होगा। तो इस तरीके का सिस्टम है ये कार्डर एलोकेशन का। तो मेरे टाइम में रोस्टर सिस्टम था, अब बीच में चेंज हुआ, फिर अब दोबारा से चेंज हुआ ये ना ग्रुप। अब स्टेट्स को ग्रुपिंग के माध्यम से अब कार्डर्स एलोकेट किए जाते हैं। कि IAS ऑफिसर पे क्या क्या पॉलिटिकल प्रेशर होता है? पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस बोल सकते हैं, मतलब ये अपने ऊपर है कि हम उसको प्रेशर माने या नहीं माने। सोशल मीडिया पे आए दिन मैं देखता हूँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, देखिए एक बात तो ज़रूर मैं बोलना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो ज़रूरी नहीं 100% सच हो। जो सोशल मीडिया पे देखते कोई हैं, एक मतलब IAS ऑफिसर है, मतलब वो बहुत सारा वीडियो बनाते रहते हैं, उसको देख रहे थे कोई मुख्यमंत्री डांट रहे थे, आप भी देखी होगी शायद। नहीं मैंने तो नहीं देखा है। मैंने देखा था। अच्छा, तो बात यह है कि जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है वो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। कई बार क्या है कि चीज़ों को डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे करके भी दिखाया जा रहा है, वो भी एक बात है। और जहाँ तक पॉलिटिकल प्रेशर की बात है, उसको आई वुड लाइक टू रीफ्रेज इट एज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस, कि वो कितनी इंटरफेरेंसेस हैं आपकी डिसीजन मेकिंग में। तो ये बात एज एन ऑफिसर बहुत इम्पॉर्टेंट है जाननी कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं, हम जो डिसीजन ले रहे हैं, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी हमारी है, क्योंकि हमारे साइन है फाइल में। साइन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के जनरली नहीं होते हैं अनलेस एंड अनटिल वो फाइल किसी मिनिस्टर के पास जानी हो या फाइल चीफ मिनिस्टर के पास जानी हो, तब भी जो नोट इनिशिएट होगा या नोट शीट पे जो सिग्नेचर होंगे, वो नोट जो प्रपोज किया जाता है वो ऑफिसर के थ्रू ही किया जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यू आर अकाउंटेबल एंड यू आर आंसरेबल फॉर योर कमेंट, योर डिसीजन इन द फाइल। इसीलिए मैंने हमेशा से यही कोशिश की है कि विद एम्पैथी एंड कंपैशन, कि जो पब्लिक के लिए ठीक है वो डिसीजन लिया जाए,
और मुझे ये भी पता है कि आई एम आंसरेबल फॉर माई डिसीजन। तो कल को अगर कोई चेक होता है या कल को कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तो मुझे पता है कि मैंने प्रोसीजरली काम ठीक किया है जी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि अगर आप शुरुआत से ही अगर आप ये चीज़ें क्लियर कर दें अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को कि आप नहीं अनड्यूली उनको एडवांटेज लेने देना अलाउ करेंगे, तो फिर वो बियॉन्ड अ पॉइंट फिर वो बॉदर भी नहीं करते हैं, बिकॉज दे विल फाइंड सम अदर वे आउट टू गेट देयर थिंग्स डन। हाँ, ये ज़रूर है कि पनिशमेंट ऑफिसर को मिल सकती है किसी ना किसी रूप में, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र, इन द फॉर्म ऑफ सो कॉल्ड पनिशमेंट पोस्टिंग, बैक पोस्टिंग। बट ये तो ये है कि आपके ऊपर है कि आप कितना लीन करना चाहते हो या कितना स्ट्रेट रहना चाहते हो, ये तो आपके ऊपर ही निर्भर करता है। और एक बात ज़रूर है सिस्टम में कि बियॉन्ड अ पॉइंट आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू डू सो। मतलब आपको तभी झुकाएंगे जब आप झुकने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो रिलेशन है ये वन साइडेड नहीं होता। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफ़ यू आर सेटिंग योर थिंग्स स्ट्रेट वेरी राइट इन द बिगनिंग, देन दे विल नॉट बी एबल टू बॉदर यू बियॉन्ड द पॉइंट। तो जैसा कि मैम आप मतलब बोली थी बुक में कि प्लान बी के बारे में, तो प्लान बी पे कब से काम करना चाहिए स्टूडेंट को और कैसे तैयार करना चाहिए प्लान बी? देखिए, मेरा इसमें जो मैंने अपनी बुक में भी प्लान बी के बारे में लिखा है कि एस्पिरेंट को माइंड में एक ओरिएंटेशन होना चाहिए कि अगर आपका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं हो रहा जी, तो आप क्योंकि अपना यूथ के प्राइम ईयर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, 2, 3, 4 साल आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड यू आर एक्चुअली गेनिंग लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। और यूपीएससी की जो पढ़ाई है अपने आप में एक बहुत इनलाइटनिंग मुझे लगा, फील हुआ कि इतना कुछ मैंने पढ़ा जो कि मैंने आज तक नहीं पढ़ा था, मतलब उस तरीके से नहीं पढ़ा था, उस ओरिएंटेशन से नहीं पढ़ा था। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि प्लान बी इज़ फॉर लूजर्स, कुछ लोग ये बोलते हैं कि प्लान बी इज़ फॉर लूजर्स, बट आई डू नॉट अग्री टू दैट स्टेटमेंट। उसका रीज़न ये है कि अगर हम ये माइंड में रख लें कि हमें सिर्फ सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है और उसी पे फोकस करना है और 100% एफर्ट हम उस पर दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ में अपने माइंड में थोड़ा सा एक आइडिया लेना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारी सारी अटैम्प्ट जितनी हमने सोचा है हमने वो दे ली और हम अनफॉर्चुनेटली सिविल सर्विसेज में नहीं आ पा रहे हैं, उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, और आपने अपना जो एम है, देखिए इसमें मैं एक एक्रोनिम है जो स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करती हूँ जब मेरी लाइव टॉक्स होती हैं जी, और वो एक्रोनिम है विजन, गोल, प्लान एंड एक्शन, VGPA, विजन, गोल, प्लान एंड एक्शन। तो विजन क्या है? एक ओवरऑल ओरिएंटेशन है, आपका नज़रिया है कि आपको ज़िंदगी में आगे क्या करना है, आगे आने वाले 5 सालों में, 7 सालों में आपको क्या करना है, और उसको अचीव करने के लिए गोल्स बनाए जाते हैं। गोल्स हैं अचीवेबल यूनिट्स, और वो कैसे अचीव करोगे उसके लिए प्लानिंग ज़रूरी है, एंड देन प्लानिंग के बाद में यू टेक एक्शन। ठीक है, तो विजन, गोल, प्लान एंड एक्शन, दिस इज़ वेरी नेसेसरी। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रैटेजी ऑफ प्लान बी, हमारी वो विजन जो है कि सपोज आपको देश सेवा करनी है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज में ही आएंगे तभी आप देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं जी। आप प्राइवेट सेक्टर में रह के भी देश के लिए कर सकते हैं, आप एनजीओ के माध्यम से भी कर सकते हैं, इंटरव्यू आप में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आप मैं एक देखता हूँ। एंटरप्रेन्योर भी बनते हुए भी एक यू कैन बी एन एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट। देयरफॉर इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपका जो प्लानिंग है, आपका जो विजन है वो क्लियर हो कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाह रहे हैं, और अगर वो क्लियर नहीं हो पाएगा, अगर वो एग्जाम नहीं क्लियर हो पाएगा, तब फिर आप क्या करोगे। दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू कंसिडर व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। और जो इसकी तैयारी की बात है, तो प्लान बी के लिए स्पेशल तैयारी की कोई वो नहीं है, वो तो ये है कि अगर कोई ऑल्टरनेटिव साथ में, जैसे मैंने भी अपना जो है प्रोफेशनल डिग्री LLB किया, वो मेरे प्लान बी के तहत ही था कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मेरा प्लान बी क्या रहता। मेरा प्लान बी यही रहता कि मैं प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर शुरू करती, और उसमें CS, LLB और कॉमर्स ग्रेजुएशन का बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन माना जाता है, और मैं जो देश की तरक्की में अपना योगदान देना है, जो लोगों को अपना योगदान देना है उनके वेलफेयर में, उसके लिए शायद अपना कोई NGO एस्टैब्लिश करती, एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती। वो मेरा प्लान बी था। तो
इसी तरीके से ही मुझे लगता है कि हम अपने जहन में रख सकते हैं कि हमें कब क्या करना है, और अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी के साथ में पॉसिबल है तो उसको थोड़ा बीच में, अगर सपोज कोई फर्दर हायर एजुकेशन का कुछ कोर्स आप कर सकते हैं तो यू कैन ट्राई, बट फोकस शुड बी ऑन सिविल सर्विसेज। ओके मैम। मैम जैसा कि आप एक बार पीएम से भी मिल चुकी हो, तो कैसा लगा उस वक्त आपको? पीएम सर से 2 बार मिलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ जी। 2 बार अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ ऑफिस में भी। आई थिंक ये वाली जो फोटोग्राफ है ये तो फरीदाबाद में मैं मिली थी नवंबर 2016 में जी। और इधर एक छोटे फ्रेम में जो फोटोग्राफ है ये त्रिपुरा में जब मैं डीएम थी जी। तो 1 दिसंबर 2014 में पीएम सर वहाँ पे आए थे। तो ओटीपीसी पावर प्रोजेक्ट पलटना प्रोजेक्ट है वो नेशन को डेडिकेट किया गया था 1 दिसंबर 2014 को। उसमें पीएम सर आए थे और मैंने एज डीएम एंड कलेक्टर वो सारा अरेंजमेंट वगैरह ऑर्गेनाइज किया था। तो उस नाते पीएम सर से मिलने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। और सेकंड अपॉर्चुनिटी था वही जब मैं फरीदाबाद में पोस्टेड थी एज कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद। तो तब बेसिकली सर एक रेलवेज का एक प्रोग्राम था उसमें आए थे एज चीफ गेस्ट। तो एक्सपीरियंस डेफिनेटली पीएम विजिट को ऑर्गेनाइज करने का भी बहुत यूनिक होता है बिकॉज यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद सो मेनी एजेंसीज, एसपीजी, स्टेट गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल, पीएम ऑफिस का अपना प्रोटोकॉल होता है, प्लस जिस विभाग का प्रोग्राम है उनकी अपनी चीज़ें रहती हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने रियलाइज़ करी कि पीएम सर इतना बिजी रहते हुए भी उनका इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ माइंड है। क्योंकि जब वो फर्स्ट बार मेरे को मिले थे तब उन्होंने मेरे से क्योंकि टाइम था हमारे पास हेलीपैड में, क्योंकि सीएम सर पीछे आ रहे थे कारकेड में, तो एक ऐसा क्षण आया था जब पीएम सर का डिपार्चर था त्रिपुरा में जब मैं थी, तो एक डिपार्चर था पीएम सर का, वो अपने चॉपर में बैठने वाले थे। तो उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा, कौन सा बैच है ये पूछा, ये भी पूछा कि गुजरात में मेरे कौन बैचमेट्स हैं, तो मैंने उनका नाम बताया। और एंड में सर फिर ये बोल के गए कि बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था, है ना, अप्रिसिएट करके गए। और फिर जब मैं दोबारा फरीदाबाद में जब मेरी मुलाकात हुई लगभग 2 साल के बाद में, तो तब सर को शायद कहीं ना कहीं जहन में याद आया कि शायद मेरे से पहले कहीं मतलब मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उनसे पहले मुलाकात हुई है। तो सर ने मेरे से पूछा कि शायद आपसे पहले कहीं मेरी मुलाकात हुई, इंटरेक्शन हुई है। तो आई वॉज सो मच हम्बल्ड कि डिस्पाइट बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उनको ये भी याद था कि एक ऑफिसर जो कि बहुत एक जूनियर लेवल में ऑफिसर, फील्ड में ऑफिसर हैं, बहुत सारे ऑफिसर से वो मिलते रहते होंगे, तो उन्होंने ध्यान दिया, उनको याद था और उन्होंने इस बारे में पूछा कि आई हैव मेट यू समवेयर, मैं कहीं मिला हूँ। और वो इंटरेक्शन, आई थिंक ये जो मोमेंट्स होते हैं ये आपकी लाइफ के बड़े यादगार मोमेंट्स होते हैं। एज ऑफिसर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो बड़े ही मेमोरेबल रहा मेरा ये एक्सपीरियंस, और बहुत कुछ सिखाता भी है। क्योंकि पीएम विजिट या इस तरीके की वीवीआईपी विजिट्स जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पहले नहीं पता होती हैं, और आप ये विजिट्स में जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप सीखते हैं। जी मैम, एज एन आईएएस ऑफिसर आपके टेन्योर में सबसे चैलेंजिंग टाइम बताओ कोई, जब आपको लगा होगा कि मैंने क्यों ज्वाइन किया ये, इससे बढ़िया मैं प्लान बी पे ही काम करती तो बढ़िया था। आई थिंक ऐसा तो मुझे नहीं कभी लगा कि मैंने सर्विस में क्यों आई। जी। सर्विस में देखिए ये तो पता ही था मुझे कि भाई चैलेंजेस तो आएंगे ही, क्योंकि अगर ये इतना आसान होता तो हर कोई इसका पार्ट होता। जी। और ये बात तो हमें पहले से ही पता होती है कि सिलेक्शन तो फिर भी इजी है, लेकिन जिस मुद्दे से आप जिस मंशा से आप आए हैं सर्विस में, उस मंशा को कैरी करते हुए आगे बढ़ें, वो करना कठिन है। तो ये तो पता ही था, लेकिन हाँ ये है चैलेंजेस तो सबकी लाइफ में आते हैं। मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस की आपने बात की, तो मेरी त्रिपुरा पोस्टिंग हुई तो मैं एक्चुअली कभी नॉर्थ ईस्ट में मैंने कभी विजिट नहीं किया था। मैं दिल्ली में रही थी और दिल्ली में ही मेरी परवरिश हुई, हरियाणा में हमारा नेटिव प्लेस है, तो बेसिकली दिल्ली एनसीआर में ही रहन सहन हुआ। फिर उसके बाद में काडर मिला, तो इनिशियली थोड़ी अप्रीहेंशन हुई कि मैं अकेले कैसे रहूँगी, कभी देखा नहीं है वो एरिया। लेकिन फिर जब मैंने इसको एज अ चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया और अपना कोशिश की कि भाई मुझे अपना बेस्ट तो देना ही है, तो देन आई
मिंगल्ड विद पीपल, मैंने वहाँ लैंग्वेज भी सीखी, बंगाली वहाँ पे बोली जाती है, तो बंगाली सीखी और लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। तो वो चीज़ें हैं, मुझे लगता है लाइफ आपको सिखाता है। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस में मैं बोलूँगी कि इनिशियली मेरी 2 पोस्टिंग में ऐसे कुछ हुए इंसिडेंट्स की जिसमें आई वॉज एक्चुअली ट्रांसफर्ड बिकॉज ऑफ सम ऑफ माई डिसीजन, जिससे पॉलिटिकल इंटरेस्ट कुछ हार्म हुआ होगा। लेकिन क्या है कि फिर वो आप अपना, अगर अपना जो पॉइंट है अगर आप वो एस्टैब्लिश कर दो कि यू आर नॉट गोइंग टू बेंड, या आप उनके हिसाब से नहीं करोगे, तो वो बियॉन्ड अ पॉइंट कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये तो आपके ऊपर ही है। और चैलेंजेस के साथ साथ मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज में अपॉर्चुनिटी है वो बहुत पॉजिटिव है कि आप बहुत ही यंग एज में, मतलब आपका सिलेक्शन अगर ठीक ठाक एवरेज एज ग्रुप में अगर हो जाता है, एवरेज एज में हो जाता है, तो विद इन योर 20s आप जो हैं आपका ट्रेनिंग कंप्लीट करके आपकी फर्स्ट पोस्टिंग हो जाती है, एंड यू आर अ कलेक्टर इन अर्ली 30s, 30 से पहले भी आप कलेक्टर बन सकते हो। और उसमें अगर हम देखें कि जो एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आपको बाकी किसी पैराफर्नेलिया में नहीं मिलती है। एक्चुअली दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ सिविल सर्विसेज। ओके मैम। मैम, नए एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उससे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं इस बुक के बारे में बोलना चाहूँगी। दिस बुक इज़ फॉर ऑल ऑफ यू, नेशन कॉलिंग। प्रीलिम्स में एंड इसमें जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स इस तरीके से हैं कि ये हमने 14 चैप्टर्स इस बुक में डाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, मैंने इंट्रोडक्शन ही इस चैप्टर इसमें बुक में मैंने इस तरीके से लिया है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ सिविल सर्विसेज एंड ओवरव्यू ऑफ द एग्जामिनेशन। तो तैयारी कब शुरू करें, आपको इस चैप्टर से पढ़ के आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि क्या पैटर्न है। और फिर उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स वाला जो चैप्टर है, उसमें भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न, क्या सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस क्या है, और क्या सर्विस और क्या पोस्ट ऑफर की जाती हैं, उन सब के बारे में है। एंड देन आई हैव रिटन अबाउट द स्ट्रैटेजीज फॉर ओवरऑल प्रिपरेशन, एंड देन द स्ट्रैटेजीज फॉर मास्टरिंग द प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो यहाँ नहीं बता पाऊँगी, बट ये है कि आप जब भी तैयारी शुरू करो, चाहे आप ग्रेजुएशन के टाइम से शुरू करो, चाहे आप कई स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं कि हम स्कूल के टाइम से करें। स्कूल के टाइम से मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि आपका जो बेसिकली मोमेंटम है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो ग्रेजुएशन के बाद ही होगा। तो ऐसा ना हो कि जब आपको एग्ज़ाम एक्चुअल में देना है तब आप अपना मोमेंटम लूज़ कर जाओ, तब वो आप अपना पीक नहीं ला पाओ। तो स्कूल के टाइम में मैक्सिमम क्या कर सकते हो कि आप अपना जीएस पे काम कर सकते हो, आप अपना एनसीईआरटीज पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, उसके ऊपर आप पढ़ाई कर सकते हो, ताकि आपको आइडिया आए। आपकी आर्टिकल राइटिंग में आपकी मेंस में भी हेल्प करेगा, प्रीलिम्स में भी, जीएस के पेपर में वो हेल्प करेगा। और ग्रेजुएशन के साथ अगर आप करना चाह रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ करना चाह रहे हो, फिर इस एग्ज़ाम को फोकस के साथ में हमें तैयारी करनी चाहिए। और बट डेफिनेटली ये है कि ग्रेजुएशन में भी मार्क्स बहुत कम ना रह जाएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आगे आपकी हायर एजुकेशन में अगर आप कुछ करना चाह रहे हो तो उसमें भी इम्पैक्ट उसका आता है। सो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि तैयारी कब शुरू करें ये भी हम सोच लें, कितने साल तैयारी करनी है ये भी हम थोड़ा सा जहन में रखें। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी थिंक्स कि फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाए, लेकिन अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में सपोज नहीं होता है, जैसे मेरा भी सेकंड अटैम्प्ट में हुआ, तो फर्स्ट में नहीं होता है, तो कितना टाइम आप देने को इस एग्ज़ाम के लिए तैयार हो। तो बेसिकली ये चैप्टर्स हैं। और इस ये जो बुक है इसमें एक इम्पॉर्टेंट मैंने कोशिश करी, वो ये करी कि टू मेक इट मोर रेलेवेंट, सक्सेस स्टोरीज एंड इंटरव्यूज़ ऑफ रिसेंट 3 ऑफिसर्स, रिसेंटली सिलेक्टेड 3 ऑफिसर्स, उनके इसमें इंटरव्यू डाले हैं। और क्योंकि मेरे टाइम से अब तक लगभग 15 सालों में जो है एग्जामिनेशन का पैटर्न और उसकी तैयारी के भी थोड़ी सी चीज़ें जो हैं चेंज हुई हैं। तो जो नए बैचेस में बच्चे आए हैं, उन 3 ऑफिसर्स, उनका भी इंटरव्यू इसमें लिया गया है। तो आई एम श्योर कि इट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स, टू द एस्पिरेंट्स हु आर preparing for civil services,
एंड अकेडमिकली मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट एंड रेलिवेंट चीज़ें हैं वो कोशिश की हैं इसमें इंक्लूड करने की। आप एक मदर भी है, तो आप मतलब ड्यूटी के साथ साथ कैसे मतलब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है दोनों चीज़ें? आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे मेल या फीमेल हो, हमें थोड़ा सा ये समझना कि वर्क भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है। और फैमिली बेसिकली क्या है कि जैसे जैसे हम करियर में आगे बढ़ते हैं ऐसे ऐसे हमारी पारिवारिक जिम्मेवारियां भी बढ़ती हैं, ऐसे ऐसे हमारी फैमिली लैंडस्केप भी बढ़ती हैं। एंड स्पेशली एज अ फीमेल शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है हमारे समाज में। नेचुरल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी वो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि व्हेन यू गेट मैरिड देन यू बिकम अ मदर, यू हैव चिल्ड्रन। और इनिशियल कुछ सालों में तो एटलीस्ट जब बच्चा बड़ा होता है तो मदर की फीड और उसका पूरा लालन पोषण जो है मदर पे बहुत निर्भर करता है वो सब। तो आई थिंक ये जो चैलेंज है ये सभी के लिए है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वन बीइंग इन गवर्नमेंट या कोई कॉरपोरेट सेक्टर में या कोई दूसरी सर्विस में है, मीडिया में है, तो सबके लिए ही ये चैलेंज है। बट ये दोनों ही तरीके की इसमें ज़रूरत है हमें समझना कि जो समाज है वो भी महिलाओं को आगे आने के लिए अवसर प्रदान करे और महिलाओं को सपोर्ट करे। तो बेसिकली विमेन would need the support of the men counterpart in form of them being fathers, husband, brothers, है ना, उस तरीके से फैमिली में as colleague at the workplace they would need support from their male counterpart। बट इसके साथ साथ महिलाओं को भी ये आवश्यक है समझना कि वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी उनकी लाइफ में जिम्मेवारियां भी बढ़ेंगी और बाधाएं भी आएंगी, बट उनको उससे हताश नहीं होना है। And what is important is that they know how to overcome and they give their 100%, कि वो उसको किस तरीके से चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए आगे बढ़ रही हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना और उस पर अपने 100% एफर्ट देते रहना। तो मुझे लगता है कि महिलाएं आज हर फील्ड में एक्सेल कर रही हैं, हर फील्ड में बहुत अच्छा नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में नाम हमारी देश की बेटियां लेके आ रही हैं। रिसेंटली मैं एक इनिशिएटिव की बात यहाँ मेंशन करना चाहूँगी। मैंने कुछ महीनों पहले मैंने एक पॉडकास्ट शुरू किया वॉइस ऑफ वुमेन के नाम से। तो उस पॉडकास्ट में मैं बेसिकली ऑडियो के फॉर्म में अलॉन्ग विद द विजुअल्स, मतलब ग्राफिक्स के साथ में, मैंने अभी तक 10 एपिसोड रिलीज़ किए हैं और उसमें अलग अलग फील्ड से ऐसी महिलाएं जिनकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है लेकिन उनके बारे में शायद उतनी चर्चा नहीं की गई या उनको इतना रिकग्निशन नहीं मिला, तो उनकी स्टोरीज मैं शेयर करती हूँ। हर सैटरडे को एक पॉडकास्ट एपिसोड मेरा रिलीज होता है और कोशिश मेरी यही रहती है कि उनकी स्टोरी से जो बाकी भी महिलाएं हैं, जो समाज है, वो भी इंस्पिरेशन ले। दैट इज़ वाई और वो एक महिलाओं की आवाज़ बने, तो इसीलिए वो पॉडकास्ट है, उसमें नाम हमने वॉइस ऑफ वुमेन रखा है और अभी तक काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव इनकरेजिंग रिस्पॉन्स उसका आ रहा है। ओके मैम, लास्ट में आप मतलब यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगी? यूथ को मेरा मैसेज यही है कि अपने ऊपर विश्वास रखें एंड जो आपका जो पोटेंशियल है उसको जाने, उसको पहचाने। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम जो भी कदम लें, हम जो भी प्रोफेशन, जो भी करियर चूज़ करें, we should always try to align our personal goals with the goals and requirements of the society and country। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का देश को सपना दिया है, 2047 में विकसित भारत का जो सपना दिया है, वो तभी संभव होगा जब देश का हर युवा नागरिक उसमें सपोर्ट करे, उसमें अपना सहयोग दे। साथ ही साथ में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट पे जो उनकी स्पीच हुई 15 अगस्त की, उसमें उन्होंने ट्रिनिटी की बात करी। वो ट्रिनिटी है डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डाइवर्सिटी। तो इंडिया में डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डाइवर्सिटी। तो जब डेमोग्राफी की बात करते हैं तो डेमोग्राफी में हमारे जो युवा पॉपुलेशन है वही धरोहर है, वही फ्यूचर है। इसीलिए ये किताब मैंने डेफिनेटली इसका जो टाइटल रखा नेशन कॉलिंग, कि ये देश आपके लिए है और ये देश आपको आपकी जिम्मेवारियों के लिए बुला रहा है और हम किस तरीके से देश में कंट्रीब्यूट करें ये हम सोचें। और इसमें जो लास्ट मेरा कंक्लूजन जो चैप्टर है वो है फाइनल
words of encouragement and preparing for a life of service and commitment #nation calling। तो इसमें एक पैराग्राफ मैं पढ़ना चाहूँगी। एज यू एम्बार्क अपॉन दिस जर्नी, बेसिकली ये क्योंकि सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए है, तो लिखा है कि एज यू एम्बार्क ऑन दिस जर्नी ऑफ बिकमिंग द सिविल सर्वेंट, let the words nation calling resonate in your heart. Let them remind you of the immense responsibility you are shouldering and the incredible opportunity you have to shape the destiny of the nation. Your preparation, driven by this calling, is an investment in the betterment of the society, and your dedication will be the driving force behind the transformative change. ये लास्ट लाइन देखिए, your preparation driven by this calling is an investment in the betterment of the society and your dedication will be the driving force behind this transformative change। तो ये जो चेंज लाना है, ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाना है, महात्मा गांधी जी ने भी बोला, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, यू बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड अराउंड यू। तो आप ही चेंज मेकर हो, आप में ही वो डायनामिज्म है, आप में ही वो इनोवेशन है। सो हैव फेथ, हैव करेज एंड बिलीव इन योर सेल्फ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हिंदी की एक दो पंक्तियां हैं, उससे मैं एंड करना चाहूँगी कि खुद के लिए तो सभी जीते हैं, खुद के लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन इंसान सच्चा वही है जो दूसरों के लिए भी कुछ करे। खुद के लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन इंसान सच्चा वही है जो दूसरों के लिए भी कुछ करे। तो ये जो खुशी और ये जो अच्छा जो लगता है दूसरों के लिए कुछ करने से, दिस इज़ अनपैरेलल। Therefore, it is very very important that we recognize our potential and we keep contributing toward the nation and society। आपने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। और यंग इंडिया के लिए क्लास मैसेज मेरा कि सब लोग खुश रहें और अपने स्वास्थ्य पे ज़रूर ध्यान दें। आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मानसिक रूप में और शारीरिक रूप से अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, कुछ भी काम आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैम।